तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब गांव से बारात निकली थी। मैं और मेरा दोस्त आशुतोष, हम दोनों एक साथ एक गाड़ी लेकर निकले थे। सोमनाथ नगर गांव यहाँ से काफ़ी दूर था। काफ़ी लोगों ने गाड़ी में बैठने के लिए हमें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने भी तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दो लोग ही अपनी गाड़ी में सफ़र करेंगे। और उसके बाद वही हुआ। निरंतर अच्छी रफ्तार के साथ हमारी गाड़ी सबसे आगे चलती रही और जैसे ही शराब का एक ठेका नजर आया तो हमारे मुंह में पानी आने लगा। और बारात के इन दिनों में अगर हम लोग शराब ना पिए तो फिर जिंदगी कैसी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त आशुतोष को गाड़ी रोकने का इशारा किया। सोमनाथ नगर गांव अभी भी यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। बिना शराब की गाड़ी चलाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था, जिस वजह से इस भीषण गर्मी में भी मैं ठेके के पास पहुंच गया। तभी मेरे दोस्त आशुतोष ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे प्रदीप, जल्दी आ जाओ भाई, लेट हो रहे हैं। अगर बारात में थोड़ा बहुत लेट हो गए तो नमन हमें पूरी तरह से बदनाम करके रख देगा कि यही वो लोग हैं जो बारात में शराब पीकर कोहराम मचाया करते हैं। फिर मैं अपने दोस्त की बात पर हंसता हुआ बोला, अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ। और उसके बाद मैं बियर की 2 बोतल लेकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अब हम लोग निकल पड़े। जितना हमने सोचा था सोमनाथ नगर गांव तो उससे भी कहीं ज़्यादा दूर था। करीब 1 घंटे तक हमारी गाड़ी निरंतर चलती रही और तब जाकर हमें एक बोर्ड दिखाई दिया। सफ़ेद सफ़ेद उस बोर्ड पर काले अक्षरों में सोमनाथ नगर गांव का नाम लिखा हुआ था। मैं एक लंबी सांस खींचते बोला, चलो अच्छा है यार, अब ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पीछे से काफ़ी और भी गाड़ियाँ थी तो कुछ गाड़ियाँ आगे निकल गई थी। इसी बीच हमें सड़क के बीचों बीच लोगों की एक लंबी कतार दिखी। कुछ लोग एकजुट होकर पुराने फटे कपड़ों में इधर उधर टहल रहे थे। हमें गाड़ी को तुरंत ही रोकना पड़ा। आशुतोष गाड़ी से नीचे उतर गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से नीचे उतरने लगा। फिर बाद में हमें पता चला कि कब्रिस्तान में किसी आदमी को दफन किया जा रहा है। अब आशुतोष के हाथ में वो शराब की बोतल थी और वो बिना कुछ सोचे समझे उस कब्रिस्तान के अंदर तक घुस गया, जहां मुझे ये बात पहले ही मालूम पड़ गई थी। पर आशुतोष को मालूम नहीं था कि सामने की तरफ देखने वाला नज़ारा कोई उत्साह नहीं है, बल्कि लोगों का गम, या फिर यूं कहें कि एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में मौजूद लोगों की नज़र जब आशुतोष पर गई तो वो सभी आशुतोष को अजीब नज़रों से घूरने लगे थे। मगर मैंने किसी तरह बीच बचाव किया और माफ़ी मांगते हुए आशुतोष को बाहर लेकर आया। इतने में ही आशुतोष की आंखें चमक उठी और वो झटके से पीछे मुड़ा तो उसने मेरे हाथ में भी एक झटका मार दिया। और मैं आशुतोष को बोला, अबे पागल है क्या, तुझे दिखता नहीं है क्या, अभी मेरा हाथ टूट जाता। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका माथा पसीने से तर हो चुका था। फिर बाद में मैं उसे गाड़ी में ले गया और हम दोनों वहां से निकल गए। लेकिन अब हम दोनों नहीं थे, हमारे अलावा भी कोई और था जो गाड़ी में था, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा था। मुझे भी ऐसा लगा कि बार बार मुझे कोई तिरछी नज़रों से घूर रहा है, लेकिन मैंने अपने मन का वहम मानकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद खुद ही ड्राइविंग करने लगा। रास्ते में चलते वक्त आशुतोष ने कहा, भाई प्रदीप, तुम्हें नहीं लगता जहाँ हम रुके थे वो कब्रिस्तान कुछ अजीब सा था? हम दोनों उस कब्रिस्तान के बारे में अभी बातें कर ही रहे थे कि हमें सामने की तरफ एक गाड़ी नजर आई। यह तो हमारे ही गांव की गाड़ी थी जो शायद हमारे गांव के रंजित भाई साहब की थी। आशुतोष भी इस वक्त थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो उसकी बॉडी पहले की तरह नॉर्मल होने लगी। उसके बाद हम लोग उस गाड़ी के पास जाकर रुके तो हमने देखा कि रंजित भाई साहब नशे में कुछ ज़्यादा ही चूर हो गए थे, जिस वजह से अब उनसे गाड़ी नहीं चल पा रही थी। हमारे सभी गांव वालों की सबसे गंदी बात तो ये थी कि साले जहाँ भी जाते कुछ ना कुछ कांड कर ही देते। इस बार उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया था और कुछ लोगों को चोट भी आ गई थी, लेकिन मामला इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था तो इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। मैं और आशुतोष मामले को निपटा कर वापस चल पड़े। वहाँ तो सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन जब हम बाहर से गाड़ी के अंदर वापस बैठे तो हमें एहसास हुआ कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि गाड़ी में एसी भी चल रही थी। इस भीषण गर्मी के सामने हमें भी घुटने टेकने पड़े। पूरा का पूरा बदन पसीने से तर हो गया था, लेकिन मैं बर्दाश्त करता हुआ अभी ड्राइविंग सीट पर बैठा था क्योंकि आशुतोष की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। फिर मैं ड्राइविंग करने लगा। मैंने गाड़ी की सारी विंडो को ओपन कर दिया ताकि अब मुझे कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। फिर 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद
हम सोमनाथ नगर पहुंच गए। हम दोनों ने गाड़ी को साइड में लगाया और उसके बाद जब मैं चाबी से गाड़ी को लॉक करने लगा तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक बिना बटन दबाए ही लॉक हो गई। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया और बार बार मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। शायद आने वाले समय में ये सब मुझे खटकने वाली थी। इस समय तो मैंने इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप शादी के माहौल को एंजॉय करने लगा। अब रात के तकरीबन 9:30 बजने को आए थे। सारी की सारी बारात पहुंच गई थी और अब सभी लोग खाना पीना करने के लिए टेंट के अंदर घुस गए। लेकिन आशुतोष को अभी तक भूख ही नहीं लगी और दूसरी तरफ मैं तो भूखा मरा जा रहा था। फिर मैं बिना आशुतोष को बताए टेंट में घुस गया और अच्छी सी मिठाई खाने के बाद मेरी भूख भी शांत हुई। भूख के शांत होने के बाद अब वक्त हो चला था आशुतोष को संभालने का। उसके बाद जब मैं दोबारा आशुतोष के पास पहुंचा तो वो धूम धड़ाके से एक डीजे के पास नाचे जा रहा था। करीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हम वापस से वहां से निकलने को तैयार हुए, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घर जल्दी निकलने वाले थे। और उसके बाद उनमें से आशुतोष ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे प्रदीप भाई, अब हमें निकलना चाहिए। और उसके बाद मैं आशुतोष की बात मानते हुए उस शादी वाले टेंट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। अब तक मुझे गाड़ी का माहौल एकदम नॉर्मल और सही लग रहा था, हालांकि बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। जब हम लोग शादी वाली जगह से कुछ आगे गए तो हमने देखा कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दूर दूर तक झाड़ी और भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी। इस समय आशुतोष गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। हम लोग करीब 1.5 से 2 किलोमीटर आगे निकले ही थे कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ऊपर और नीचे होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी की हेडलाइट के बटन को कोई छेड़ रहा हो, लेकिन हम दोनों के अलावा तो कोई मौजूद ही नहीं था। तभी आशुतोष ने दबी आवाज में कहा, मुझे तो पहले कुछ अजीब चीज़ों का एहसास हो रहा था और अब ये सब मेरे दिमाग से परे है, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। और उसके बाद उसने गाड़ी रोक ली। तभी आशुतोष ने कहा, भाई प्रदीप, अब मुझसे ड्राइविंग नहीं होगी, इससे अच्छा है तू ड्राइविंग कर ले। और उसकी बात मानकर मैं उसकी सीट पर बैठ गया और उसे बगल वाली सीट पर बिठा दिया। दूसरी तरफ आशुतोष का पूरा बदन पसीने से तर हो चुका था, पर मुझे नहीं पता उसे ऐसा क्या दिख रहा था, लेकिन अभी तक मुझे अपनी बॉडी एकदम नॉर्मल फील हो रही थी। समय का तो पता नहीं, लेकिन चांद की हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी, जिस वजह से अगल बगल के दृश्य भी ठीक तरह से दिखाई दे रहे थे। अब हम उस कब्रिस्तान वाले स्थान पर थे जहां पर हमने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है और उसके अगल बगल में कुछ लोग बैठकर विलाप कर रहे हैं। उन सभी लोगों को रोता देख मुझे थोड़ा समझ नहीं आया और उसी स्थान पर जाकर हमारी गाड़ी ने हमें एक धोखा सा दे दिया, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल अचानक ही खत्म हो गया था। जहां आते वक्त हमने भरपूर पेट्रोल डलवाया था। मैंने तुरंत ही बाकी लोगों को फ़ोन किया और सारी बात बताई, तो उन्होंने बताया कि वो सभी उस स्थान से 27 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। फिर मैंने बारात में मौजूद लोगों को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा और मैं भी उनका इंतज़ार करता हुआ वहीं पर बैठा रहा। फिर उस कब्रिस्तान के लोगों को देखकर मुझे लगा कि शायद ये हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर जब मेरी नज़र आशुतोष की तरफ गई तो वो पहले उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि आज ये कुछ तो करने वाला है। मैं आशुतोष को इस तरह चलता देख उसके पीछे पीछे चल पड़ा और जब मैं उसके पीछे पीछे उस कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंचा तो मुझे एक कब्र के ऊपर कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो आशुतोष का शरीर उस आदमी की तरफ आकर्षित हो गया है और अब वो आदमी जो चाहता है आशुतोष उसी को करने के लिए बेताब है। और कहीं ना कहीं मेरा अंदाजा बिल्कुल सही भी था, क्योंकि आशुतोष वही कर रहा था जो उस आदमी की चाहत थी। आशुतोष के कदम लगातार उस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मैं आशुतोष को रोकने की खातिर उसकी तरफ भागा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उल्टा ही उसने मुझे गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया और धड़ाम से नीचे फेंक दिया। जहां मैं आशुतोष की मदद करना चाहता था तो आशुतोष अब अपनी सही अवस्था में नहीं था। मुझे उसकी एक एक हरकत से अब डर लगने लगा था कि कहीं वो मुझे मार न डाले। तभी मैंने आशुतोष को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर की ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके अंदर अब एक अलग ही ताकत का अनुभव था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने दोस्त आशुतोष को मौत के घाट उतारने से कैसे बचाऊं। फिर मैं गाड़ी की तरफ भागा ताकि मेरे हाथ में कोई हथियार आ सके।
मुझे गाड़ी के अंदर कोई हथियार तो नहीं मिल पाया, लेकिन एक लोहे की रॉड जरूर दिख गई। जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें लोहे से भयभीत होती हैं। आज मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए उस लोहे की रॉड को हाथ में लेते हुए वापस से उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। इस बार मैं सीधा अपने दोस्त आशुतोष के पास गया, लेकिन आशुतोष की मनोदशा मुझे सही नहीं लग रही थी और अब वो उस कब्र के एकदम पास पहुंच गया जहां मुझे अजीब सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। और जैसे आशुतोष उसके पास पहुंचा तो वो बाहर की तरफ बैठे हुए लोग जोर जोर से रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई उनसे दूर होने वाला है। अब मुझे भी घबराहट होने लगी थी और इसी बीच कब्रिस्तान की उस काली काली मिट्टी से कुछ हाथ बाहर उखड़ने लगे, जिन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मेरा पैर पकड़कर वो घसीटने लगे। और जब बिजली की एक गड़गड़ाहट ने एक बार उस कब्रिस्तान का नज़ारा दिखाया तो मैंने देखा कि आशुतोष के हाथ में शराब की बोतल थी और वो शराब की बोतल को उस कब्र पर बैठे आदमी को दे रहा था। और जब मैंने उस आदमी को देखा तो मैंने पाया कि उसके चेहरे पर कटी फटी त्वचा थी, उसकी आंखों की जगह पुतलियां नजर आ रही थी जिससे आग निकल रही थी। और तब तक उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। एक बार फिर बिजली की गड़गड़ाहट हुई और इस बार मेरा दोस्त आशुतोष जमीन पर था जिसकी छाती फटी हुई थी। आशुतोष तड़प तड़प कर मर गया और अब मुझे लगा कि शायद मरने की बारी मेरी है, लेकिन इससे पहले उस कब्रिस्तान के बाहर हेडलाइट की रोशनी ने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी और उसके बाद मैं दुम दबाकर भागता हुआ उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। अपने आप को सही सलामत देखकर मुझे तो खुशी हो रही थी, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा दुख था कि मैंने अपने एक अच्छे दोस्त आशुतोष को खो दिया था। फिर सब लोग जब बस कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो मैंने उनको सारी बात बताई। सभी लोग कब्रिस्तान के अंदर घुस गए और कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद हमने देखा कि आशुतोष का पूरा बदन चूर चूर हो चुका था। उसकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े बन गए थे और सारी बॉडी को समेटकर उसके घर तक पहुंचा दिया गया। दोस्तों, उसकी मौत का गम आज भी मेरे दिमाग में सवार है। उसकी एक ही गलती थी कि वो शराब की बोतल लेकर कब्रिस्तान के अंदर घुस गया था और उसकी इसी गलती ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। पर मैं उन रास्तों के करीब से कभी नहीं गुजरता जहां मुझे लगता है कि इस रास्ते पर कोई कब्रिस्तान भी मौजूद है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।